हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर मैंने खत्म कर भी दिया है, हर एक टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद आपकी बुक में प्रश्नावली या अभ्यासगत प्रश्नोत्तर नाम से क्वेश्चन दिए हुए होंगे। उसी का आज हम, उन्हीं सारे क्वेश्चन का आज हम जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल जो है इस चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड है। क्या है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैश्वीकरण किस प्रकार की क्रिया है। क्या बताना है आपको? वैश्वीकरण किस प्रकार की क्रिया है? जल्दी कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखो, हम सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण जो है एक आर्थिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? एक आर्थिक क्रिया है, जिसमें दुनिया के विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के साथ व्यापार संबंधी गतिविधियां करते हैं। मान लो हम उदाहरण लेते हैं भारत देश का, कि भारत देश में कोई वस्तु आती है, दूसरे देश से आती है, ठीक है। उस देश को हम उस वस्तु के बदले पेमेंट करेंगे, यानी कि भारत की कैपिटल दूसरे देश में जाएगी और वस्तु हम मंगाएंगे। या भारत की कोई वस्तु दूसरे देश में जाती है, वहां से उस देश की कैपिटल हमारे पास आएगी। सीधी सी बात है। तो ये क्या है? लेना और देना, आयात तो निर्यात, वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोग एक देश से दूसरे देश में काम करने जा रहे हैं, श्रम का प्रवाह, ये सब क्या है? वैश्वीकरण है, ठीक है। तो चलिए अब इस आंसर को कैसे लिखना है उसको समझ लेते हैं। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, किस प्रकार के संबंध? आर्थिक संबंध और तीव्र एकीकरण। अब एकीकरण क्या है? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। क्या कहेंगे इसको? बाजार एकीकरण। बाजार एकीकरण, ठीक। अब हम कई सारे देशों के उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे हम बात करें अमेरिका की, चीन, मैक्सिको, इतने देशों की हम बात करें, ठीक है। तो अमेरिका जो है, मान लो कि एक मशीन बनाई जानी है, तो मशीन की डिजाइन किसने कर दी भैया? अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर में मशीन की डिजाइन हो गई। चीन में उसके पार्ट्स बन गए, यानी कि मशीन के जितने भी पुर्जे हैं चीन में बन गए। अब डिजाइन बन चुकी है, पार्ट्स बन चुके हैं, पार्ट्स को आपस में जोड़ना तो होगा। तो पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम मैक्सिको बहुत अच्छे से करता है, उसके पास टेक्नोलॉजी उसके पार्ट्स को असेंबल करने की। तो पार्ट्स को असेंबल कहाँ किया? मैक्सिको में किया, ठीक है। यानी कि इन तीन देशों के सहयोग से क्या बन गई? एक मशीन बन गई, ठीक है। अब इन तीन देशों का सहयोग क्यों लिया? किसी एक देश में भी ये काम हो सकते थे। तो भैया अमेरिका के रिसर्च सेंटर में उस मशीन के डिजाइन बहुत अच्छे से हो सकती है। चीन में जो है पुर्जे सस्ती कीमत पर बनते हैं,
तो चीन से वो पार्ट्स बन गए। मैक्सिको बहुत अच्छे से उसको असेंबल कर सकता है, तो मैक्सिको ने उसको असेंबल कर दिया और 3 देशों के सहयोग से एक मशीन का निर्माण हो गया। तो 3 देशों का बाजार एक हुआ कि नहीं हुआ? 3 देशों के बाजार आपस में जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़े ना, तो इसे क्या कहेंगे? बाजारों का एकीकरण। ठीक, चलिए, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत मुक्त व्यापार, पूंजी का मुक्त रूप से प्रवासन। ठीक है, मुक्त व्यापार यानी कि बिना किसी बाधा के आयात और निर्यात होगा, व्यापार होगा। पूंजी का मुक्त रूप से प्रवासन, पूंजी भी बिना बाधा के एक देश से दूसरे देश की तरफ जाएगी। और तीसरी बात है यहाँ पर श्रम की गतिशीलता। हमारे देश के लोग दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, दूसरे देश के लोग अन्य देशों में काम करने जाते हैं। ये क्या है? श्रम की गतिशीलता। एक देश का श्रम दूसरे देश में काम करने जा रहा है। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। एक बात ये हो गई कि आर्थिक क्रिया है, दूसरी बात हो गई कि बाजार का एकीकरण होता है, और तीसरी बात क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो यहां पर हम देखें देखो, मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, पूंजी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, और तीसरी बात कौन सी? श्रम की गतिशीलता या श्रम का प्रवाह। ठीक है, इन सबसे क्या संभव हुआ है? इन सबसे ही संभव हुआ है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, अब देखो इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं। क्या होगा? जब वैश्वीकरण होगा, दुनिया के एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होगा, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। उत्पादन की तकनीकों का निर्यात और आयात होगा। ठीक है, एक देश से तकनीक या टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाएगी, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी अपने देश में आएगी। ठीक, एक देश से दूसरे देश में पूंजी और वित्त का प्रवाह होगा। ठीक है, जैसे कि अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, अब अमेरिका ने भारत से, मान लो कि अमेरिका ने भारत से कोई वस्तु खरीदी, तो पेमेंट किस में करेगा? अमेरिका भारत को डॉलर में करेगा। हमारे पास डॉलर आएगा, डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद एक देश से दूसरे देश में लोगों का प्रवास यानी कि श्रम का प्रवाह हो रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इस तरीके का आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? क्वेश्चन का पार्ट 1 हुआ, और इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? 2 काम हुए हैं भाई साहब। पहला तो ये कि भारत सरकार ने सबसे पहले क्या किया? विदेश व्यापार और विदेशी निवेश यानी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों पर अवरोध लगाए, प्रतिबंध लगाए कि अब भारत जो है किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करेगा, ना दूसरा देश हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इन अवरोधकों को सरकार ने बाद में हटाया भी कि अब विदेशी निवेश भी होगा, विदेशी व्यापार भी होगा। तो दोनों काम क्यों हुए, चलिए समझते हैं इसको भी। तो देखो, कहानी थोड़ी सी है, सुन लो ध्यान से। हम आज़ाद कब हुए थे? 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1947 के पहले तक हम पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? भारत का रॉ मटेरियल, भारत का कच्चा माल अपने देश में ले जाते थे। ठीक है, वहां पर अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा के रखी थी, उन फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे और दुनिया भर के बाजारों में बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था? भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बंद हो रहे थे और भारत को इससे घाटे पे घाटा ही हो रहा था। ठीक है, तो जब भारत अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हो गया तो भारत सरकार ने कहा कि अब हमें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड दोनों को बंद करना है, इस पर प्रतिबंध लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्थानीय उद्योग हैं, हमारी जो छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, इनको हमें बढ़ावा देना है ताकि वो पनप सके और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही आए, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले और हम आर्थिक विकास करें।
ठीक है। तो इसलिए उस दौरान भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था और उस समय स्थानीय उद्योग को संरक्षण की जरूरत थी ताकि वह पनप सके। जो हमारे यहाँ की छोटे छोटे लोकल इंडस्ट्रीज थी उनको संरक्षण की जरूरत थी। उनको संरक्षण कैसे मिलेगा? जब बाहर के उद्योगों को बंद किया जाएगा, बाहर रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ का मटेरियल हमारे यहाँ ही रहे और हमारे देश के लोग ही उसका उपयोग करके अपना उद्योग चला पाए। ठीक है। इसीलिए भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाए गए थे। लेकिन अब इनको हटाया क्यों गया? पार्ट 1 की बात तो हो गई, अब इनको क्यों हटाया गया तो चलिए समझते हैं इसको भी। अब हम आ जाते हैं 1991 पर। ठीक है, 1947 से सीधे अब हम कहाँ की बात करेंगे? 1991 की बात करेंगे, क्योंकि 1991 में ये प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ठीक है, अब 1947 से 1991 के बीच हम धीरे धीरे विकास कर रहे थे, काफी कुछ हमने हासिल कर लिया था, हम थोड़े समृद्ध हो गए थे कि अब हम विदेशी व्यापार से विदेशी व्यापार को जो है क्या करते हैं, उन पर प्रतिबंध को हटा सकते हैं और विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं, कंपटीशन उनके साथ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सन 1991 की शुरुआत से नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। हम दूसरे देशों के प्रोड्यूसर से, दूसरे देशों की इंडस्ट्री से, दूसरे देशों की कंपनी से हम कंपटीशन कर सकते हैं। हमारे पास भी प्रोडक्ट हैं, हमारे पास भी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास भी कैपिटल है। ठीक, तो इस प्रतिस्पर्धा से, इस कंपटीशन से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता में सुधार होना अवश्य भावी था। जब हम कंपटीशन करते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपटीशन करते हैं, तो क्या करेंगे? कंपटीशन करने के लिए आपको अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जब आप कंपटीशन में उतरे हैं तब। ठीक इसी तरीके से जब भारत दुनिया के देशों के विरोध में कंपटीशन में उतरा था, तो भैया भारत भी एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, क्वालिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो इस प्रतिस्पर्धा से, इस कंपटीशन से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता में सुधार होना जरूरी था। इसीलिए जो है भारत सरकार ने बाद में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लगाए प्रतिबंधों को हटाया था। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई। और हाँ, 1991 में क्या किया गया था? इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और इन्हीं के फलस्वरूप वैश्वीकरण का जन्म हुआ था। ऑलराइट, और इसे ही कहा गया था नई आर्थिक नीति। क्या कहा गया था? नई आर्थिक नीति। ऑलराइट, चलिए, तो जल्दी से चेक करके बताइए कि अभी तक लाइक और शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, और बराबर से जो है सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिलती जाए, आप डेली वीडियो से अपडेटेड रहें। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों को अगर थोड़ा ढीला कर दिया जाए तो वो हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री, हर एक कारखाना, हर एक उद्योग, हर एक इंडस्ट्री की मदद कैसे करेगा, देखा जाए। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि श्रम कानूनों में लचीलापन क्यों लाया जा रहा है? ताकि व्यापार को उदार बनाया जा सके, ताकि ट्रेड को लिबरल बनाया जा सके। ठीक है, व्यापार उदारीकरण हेतु
काफी सारे प्रयास करे गए थे व्यापार के उदारीकरण के लिए, ताकि मुक्त व्यापार हो सके। मुक्त व्यापार कब होगा? जब व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, नीतियों को बदला जाएगा, थोड़ा आसान पॉलिसीज को बनाया जाएगा। तो उन्हीं में से एक पॉलिसी थी श्रम कानूनों में लचीलापन। अब श्रम कानूनों में जब लचीलापन लेके आए, यानी कि उतने कठोर कानून नहीं रहेंगे अब, तो वो सारे कानून कंपनियों को कैसे मदद करेंगे? ठीक है, तो देखें, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। यानी कि जिस कंपनी को जिस समय जितने श्रमिक, जितने मजदूर, जितने लेबर, जितने एम्प्लॉय की जरूरत है, सिर्फ उतने ही एम्प्लॉय रखे जाएंगे। ठीक है, अगर जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय है तो कंपनी उसको हटा सकती है, जरूरत से कम एम्प्लॉय है तो कंपनी नए एम्प्लॉय को हायर भी कर सकती है। ठीक है, अब देखें तो श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? कोई भी कंपनी श्रमिकों की मौसमी मांग के हिसाब से, इस शब्द पर ध्यान देना, मौसमी मांग के हिसाब से नियोजन कर सकती है, यानी कि उनको अपॉइंट कर सकती है, उनको रोजगार दे सकती है। किसी कंपनी को जब श्रमिकों की एम्प्लॉय की आवश्यकता है तब उनको वो हायर कर सकती है, या अगर जरूरत नहीं है तो उन्हें हटा भी सकती है। मान लो कि एक कंपनी में 100 मजदूर काम करते हैं, लेकिन जरूरत कितने की है? 50 की है, तो 50 को भैया यहाँ से हटा भी सकती है। और अगर मान लो कि 100 एम्प्लॉय हैं, जरूरत है 150 की, तो भैया हम 50 को नियोजित भी कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं लोगों को और हायर कर सकते हैं। क्लियर है? फिर कम मांग की स्थिति में किसी भी कंपनी को अतिरिक्त श्रमिकों को ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब कम मांग है कि 100 मजदूर हैं, हमारे पास चाहिए 50 है, तो हम इन 50 अतिरिक्त लोगों को काम पर क्यों रखें? अगर आप रखेंगे और उनकी जरूरत है नहीं, ठीक है, तो उनको क्या देना पड़ेगा भैया? सैलरी तो देनी पड़ेगी, कंपनी का घाटा तो होगा। ठीक है, इससे कंपनियों को क्या होगा? जब 50 मजदूरों को हटा दिया, श्रमिकों को हटा दिया जिनकी जरूरत है नहीं, तो मुनाफे में सुधार होगा, क्योंकि वो पैसा बचेगा। जरूरत से ज्यादा लोगों को नहीं रखेंगे, यानी कि हमारा पैसा बचेगा। सिंपल सी बात है। तो बात आई समझ में कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों के मुनाफे में सुधार करता है, मुनाफे में, प्रॉफिट में वृद्धि करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNC, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं दूसरे देशों में? अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी। बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे देशों में वो कंपनी काम कर रही है। मल्टीनेशनल, कई सारे देशों में उस कंपनी ने अपनी यूनिट लगा के रखी है। ठीक है तो किस प्रकार उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करके रखती हैं, ये बात हमसे पूछी गई है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। देखें, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीकों से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, जैसे कि, ध्यान से सुनिएगा, कई MNC का मतलब है यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो कई MNC किसी स्थानीय कंपनी से, ठीक है, मान लो कि कंपनी A बाहर की है, मान लो कि ये कंपनी A अमेरिका की है, ठीक है, और कंपनी B कहाँ की है? भारत की है। ठीक है, तो ये क्या हुई? हमारे यहाँ की ये हुई स्थानीय कंपनी। ठीक, क्योंकि ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है हमारे भारत की। ऑलराइट, तो कई, अब अमेरिका की कंपनी कैसी कंपनी है? ये MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अब इनने क्या किया कि किसी स्थानीय कंपनी से साझा वेंचर करते हैं, यानी कि समझौता करते हैं। अमेरिका की कंपनी ए ने भारत की लोकल कंपनी बी से समझौता किया ताकि उनका काम शुरू हो सके। क्यों और कैसे किया?
तो भैया अमेरिका की मान लो ये कोई फुटबॉल बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी फुटबॉल बनाती है, ठीक है। अब इसको फुटबॉल बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए। उसने देखा कि भाई भारत में फुटबॉल बनाने का रॉ मटेरियल हमें कैसा मिलेगा? सस्ता मिलेगा, ठीक है। सस्ता क्या मिलेगा? सस्ता मटेरियल मिलेगा, सस्ता माल या सस्ता कच्चा माल मिलेगा भारत में। और भारत में ही क्या मिल जाएगा? सस्ता श्रम। यानी कि यहाँ पर जब हम काम कराएंगे तो यहाँ पर हमें लेबर को उतना चार्ज नहीं देना पड़ेगा जितना उन्हें अमेरिका में देना पड़ता है। तो फुटबॉल बनाने वाली अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी भारत आई, उसने रिसर्च करी कि यहाँ पर सस्ता कच्चा माल है, सस्ता श्रम है, और एक कोई कंपनी यहाँ पर फुटबॉल बनाती है, उससे हम समझौता कर लेते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्थानीय कंपनी को स्थानीय बाजार में व्यवसाय के माहौल के बारे में बेहतर पता होता है, ठीक है। अब भारत की कंपनी है तो क्या भारत की कंपनी को भारत के मार्केट के बारे में नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा, ठीक है। तो पता होने की वजह से एमएनसी को क्या होगा? इससे मदद मिलेगी, क्योंकि ना उसे रिसर्च करनी है, ना उसे मार्केट बनाना है, कुछ नहीं बनाना, सब पका पकाया मिल रहा है, सस्ती कीमत पर मिल रहा है। और भाई भारत ने देखा कि अमेरिका की कंपनी हमारे साथ टाई अप करना चाहती है, हमारे साथ समझौता करना चाहती है, भारत की भोली भाली कंपनी मान भी गई, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय कंपनी का व्यवसाय का ढांचा पहले से ही जमा हुआ होता है। इसका व्यवसायिक ढांचा जो है पहले से जमा है, यहीं की कंपनी है, यहीं का रॉ मटेरियल है, यहाँ के मजदूर हैं, यहीं का मार्केट है। और क्या चाहिए? आप कोई भी काम शुरू करेंगे, आपको क्या चाहिए? आपको एक जगह चाहिए, जगह पर स्थापित है स्थानीय कंपनी, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल है, काम करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले लोग हैं, मार्केट चाहिए, मार्केट है, बात खत्म। पहले से सब कुछ है, दूसरे देश की कंपनी आई, हमारे देश की कंपनी से इसने समझौता किया और काम करना चालू कर दिया, ठीक है। तो बात आई समझ में कि किसी दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। ये बात समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर कहीं भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के बताना है, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए। फिर जब एमएनसी का जो बिजनेस है, बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी का जो बिजनेस है एक अनुपात में बढ़ जाता है, तो ये एमएनसी क्या करती हैं? जिस लोकल कंपनी से इन्हें टाइप किया था, समझौता किया था, उस समझौते को ये तोड़ देती हैं, क्योंकि अब तो ये आगे बढ़ गई, ठीक है। पीछे वाले को जिससे मदद ली थी उसको छोड़ दो, ठीक है। तो जब बिजनेस एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है तो एमएनसी साझा समझौते को तोड़ देती है और एक स्वतंत्र कंपनी की तरह काम करती है। और इससे क्या होता है? उसे अपने बिजनेस पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलती है। अब उस लोकल कंपनी का कोई रोल नहीं रहा, कोई कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। तो कुछ एमएनसी पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप से काम करना चालू करती हैं। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो पहले ही दिन से दूसरे देश में आकर अपनी खुद की यूनिट लगाती हैं, किसी लोकल कंपनी का सहारा नहीं लेती। लेकिन कुछ एमएनसी इस तरीके का समझौता करती हैं और जब आगे बढ़ जाती हैं, बिजनेस उनका बढ़ जाता है, तो समझौते को तोड़ देती हैं। तो कुछ एमएनसी केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती हैं, वहीं कुछ अन्य कंपनी निर्यात के लिए भी उत्पादन करती हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी पर्टिकुलर उस देश के मार्केट के लिए ही प्रोडक्शन का काम करेंगी, और वहीं कुछ दूसरी कंपनी ऐसी भी होंगी जो माल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी व्यापार करेंगी। ऑलराइट, चलिए अब देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? ठीक है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहती हैं? ठीक है, ताकि वो उनके यहाँ जाकर व्यापार कर सकें। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट इनने क्या बोला कि क्या आप मानते हैं कि इसके विपरीत भी स्थिति होनी चाहिए, यानी कि विकासशील देशों को भी ऐसी मांग करनी चाहिए कि विकसित देश भी निवेश और व्यापार का उदारीकरण करें। ठीक है, चलिए तो पहले तो इसके पहले पार्ट को समझते हैं। देखें, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसीलिए चाहते हैं
कौन? विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसीलिए चाहते हैं ताकि उनके देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके देशों की मल्टीनेशनल कंपनी विकासशील देशों में सस्ते श्रम व अन्य संसाधनों का लाभ उठा सकें। कोई भी कंपनी दूसरे देश में जाकर काम क्यों करेगी? आप बोलेंगे प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि उन्हें वहां पर दूसरे देशों में पॉसिबिलिटी दिख रही है किसकी? सस्ता माल मिलेगा, सस्ता कच्चा माल मिलेगा, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल मिलेगा। और दूसरी चीज उनको क्या मिलेगी? सस्ता श्रम भी मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें सस्ती मिल गई तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट होगा ही। इसीलिए वो क्या चाहती हैं? व्यापार और निवेश में उदारीकरण, कि बिना किसी बाधा के हम आपके देश में आकर व्यापार कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव भी डाला है। जी हाँ, क्या किया है विश्व व्यापार संगठन ने? तो विश्व व्यापार संगठन करता क्या है? उसका काम है व्यापार को उदार बनाना, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधी गतिविधियां कैसे चल रही हैं उन पर निगरानी रखना, नियम बनाना, कानून बनाना। तो विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव भी डाला है कि आपको जो है अपने यहाँ व्यापार और निवेश को उदार बनाना पड़ेगा, लिबरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसीलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया कि आपका मानना है कि विकासशील देशों को भी इस तरीके की डिमांड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि कि विकसित देश भी अपने यहाँ के व्यापार और इन्वेस्टमेंट को लिबरल बनाए। इसलिए मेरा मानना है कि विकासशील देशों को विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए, क्या? कि वे भी अपनी नीतियां उदार बनाएं तथा किसानों को आर्थिक सहायता बंद करें तथा व्यापार पर अवरोधकों को समाप्त करें। ठीक है, और विकसित देशों को भी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि व्यापार दोनों ओर से चल सके। यानी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ही ये रूल नहीं होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज उनके लिए अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरल बनाए। डेवलप्ड कंट्री के लिए भी ये रूल फॉलो होना चाहिए कि वो डेवलपिंग कंट्री के लिए भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरल बनाए। ऑलराइट, क्लियर है? दोनों तरफ से एक सी बात होनी चाहिए ताकि विकासशील देश और ज्यादा आगे बढ़ सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में एक सा नहीं दिखाई देता है, इसके क्या कारण है? चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो वैश्वीकरण से भारत में व्यापार करने के ढंग में और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। अब दुनिया के एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एक देश की वस्तु, टेक्नोलॉजी, श्रम, कैपिटल एक देश से दूसरे देश में आएगी, हर चीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, तो चेंजेस नहीं दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ है? वैश्वीकरण से भारत में व्यापार करने के ढंग में और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी आबादी एक बहुत बड़े भाग तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। बात आ रही समझ में? चेंजेस हुए हैं, डेली लाइफ में चेंजेस हुए। आप खुद देखो, आप मोबाइल चलाते हो, बहुत छोटा सा और बहुत कॉमन एग्जांपल अपन लेते हैं, मोबाइल चलाते हो, ठीक है, आप सभी के पास अलग अलग कंपनी का मोबाइल होगा और अलग अलग कंपनी अलग अलग कंट्री की भी होगी, अलग अलग देश की भी होगी, ठीक है। सारी कंपनी एक ही देश की नहीं होती हैं, ठीक है। तो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई
बिल्कुल आई, और उस मोबाइल को हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में ला रहे हैं। आप खुद बताइए कि किसने सोचा था कि आपको जो है, जैसे लॉकडाउन के दौर की बात करें, आपको स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो स्कूल ही आपके मोबाइल में समा गया है। आप अभी भी पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, आप अभी भी हमसे पढ़ रहे हैं, किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? सभी अपने मोबाइल में ही ये सारी वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी कि आपके मोबाइल के अंदर ही क्लास समा गई है। तो ये आपकी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वैश्वीकरण से भारत में व्यापार करने के ढंग में और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी आबादी के एक बहुत बड़े भाग तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। यही हमसे पूछा गया था कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, कैसे? ठीक है, तो इससे अब ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना, इससे डिफरेंस समझ में आएगा आपको। इससे स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। जो वर्ग धनी वर्ग है, जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल है, पूंजी है, उनको लाभ हुआ है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर, विदेशी स्तर पर भी। ठीक है, और इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और काम की कीमत से लाभान्वित भी हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें लाभ तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखना ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। कौन? जो सक्षम है वैश्वीकरण को अपनाने में, नई नई चीजों को उपयोग करने में, धनी वर्ग। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम बात करें, अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है, वैश्वीकरण से प्रॉफिट नहीं हुआ है। कैसे? श्रम कानूनों में अधिकाधिक लचीलापन होने के कारण श्रमिकों का शोषण हुआ है। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया कि श्रम कानूनों में लचीलापन हुआ है, क्या है ये समझाइए। ठीक है, तो श्रम कानूनों में लचीलापन का कंसेप्ट क्या था कि अगर मान लो एक कंपनी के पास 100 एम्प्लॉय हैं, जरूरत है उसे 50 की, तो वो 50 एम्प्लॉय को काम से निकाल सकता है। अब जिन 50 एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया, किसके कारण? क्योंकि श्रम कानूनों में लचीलापन आ चुका है, ऐसी पॉलिसी आ चुकी है। तो इन 50 लोगों के रोजगार का क्या होगा? इनका तो हो गया भैया, शोषण हो गया इनका। ठीक है, अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख लिया जाता है। ठीक है, अब कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, अब 50 की जरूरत और पड़ गई। ठीक है, 50 की जरूरत पड़ गई, यानी कि 50 की और पड़ी, यानी 150 की जरूरत पड़ गई, तो 50 को बुला लिया। लेकिन किस आधार पर बुलाया और किस आधार पर हटाया? हटाने या रखने का मतलब क्या है यहाँ पर? मौसमी मांग के आधार पर कि जब जरूरत पड़ी तो आपको बुला लिया, जब जरूरत नहीं तो आपको हटा दिया। तो इनका तो शोषण हो रहा है ना, कभी इनको काम मिल रहा है और कभी इनको काम नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, क्लियर? ठीक है, तो वैश्वीकरण का प्रभाव एक वर्ग को तो दिखाई देता है, समाज के धनी वर्ग में तो हमें दिखाई देता है, वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन समाज के दूसरे वर्ग पर हमें इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है, खास तौर से जो श्रम कानूनों में लचीलापन हुआ है तब से। ऑलराइट, चलिए, कंपनी के श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब भाई 100 एम्प्लॉय हैं, 50 की जरूरत है, 50 को हटा दिया। क्यों हटाया? भाई 50 की जरूरत है, हम एक्स्ट्रा 50 को क्यों रखें? एक्स्ट्रा 50 को रखेंगे तो हमें उनको पेमेंट देनी पड़ेगी, हमारा प्रॉफिट कहाँ से होगा? इन 50 को हटा देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं में निवेश करती हैं। जो MNC हैं वो क्या करती हैं? उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में निवेश करती हैं जिनके खरीददार संपन्न वर्ग के लोग हैं। बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगी जो सिर्फ संपन्न वर्ग, धनी वर्ग ही खरीद पाएगा, तो इसका गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गरीबों के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ है? MNC अगर निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ धनी वर्ग को है। गरीबों को क्या फायदा है उसका? कुछ नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इन तथ्यों के आधार पर
कि वैश्वीकरण का प्रभाव दुनिया के सारे देशों में एक समान नहीं दिखाई देता है। ऑलराइट, चलिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? ठीक है, सीधी सी बात है, लिबरलाइजेशन जो है, उदारीकरण जो है, चाहे व्यापार का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, तो व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता कैसे पहुंचाता है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए समझ लेते हैं इसको। देखें, तो व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय यह है कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को हटा दिया जाता है। जब हमें व्यापार को और इन्वेस्टमेंट को लिबरल बनाना है, उदार बनाना है, इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबंध लगा के रखें, जो अवरोध या बाधा लगा के रखी है, उसको हटा दो। अब अवरोध या बाधा कैसे हो सकता है कि मान लो किसी चीज के आयात और निर्यात में टैक्स लगा दिया जाता है, कर लगा दिया जाता है, या फिर किसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, किसी विशेष चीज़ के व्यापार के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो भाई टैक्स को भी हटा दो और लाइसेंस को भी हटा दो, यानी कि आसानी से व्यापार हो जाए। व्यापार का उदारीकरण, निवेश का उदारीकरण, यानी कि व्यापार आसानी से हो, टैक्स और लाइसेंस जैसे प्रतिबंध जो है हटा दिए जाएं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से ये मतलब है कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को, बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण होता है। ठीक है, अब प्रतिरोध हट गए तो ये जो मान लो ABCD कंट्रीज हैं, देश हैं, इनके बीच क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी एक दूसरे से, क्योंकि इनके बीच आपस में व्यापार संभव हो रहा है, यानी कि इनका क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। क्लियर? अब देखो, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। उदारीकरण हो चुका है, लिबरलाइजेशन हो चुका है, इस तरीके की बाधाएं हट चुकी हैं, तो वस्तु, सेवा, निवेश, प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि वस्तुओं का, सर्विसेज का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी, हर एक चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में तीव्र उन्नति ने भी वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित किया है। आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। आपके पास क्या है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपको क्या करना है, दूसरे देशों की जानकारी चाहिए है कि वहां पर किस चीज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और वो चीज कितने रेट पर वहां पर मिलती है। आप मिनटों में पता कर लेंगे, कॉल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मैसेज के जरिए, काफी सारी चीजों के जरिए आप मिनटों में पता कर सकते हैं दूसरे देश के व्यापार को, और उसके आधार पर आप वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या वहां से कोई चीज मंगा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में जो तेजी से वृद्धि हो रही है उसका ही परिणाम है। अब यदि वस्तुओं और सेवाओं का सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से स्थापित करने में सक्षम होंगी। अगर आसानी से आयात तो निर्यात किया जा सकेगा बिना किसी प्रतिबंध के, तो विदेशी कंपनीज जो हैं, फॉरेन कंपनीज जो हैं, अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से दूसरे देश में लगा सकेंगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई रोक टोक है नहीं। तो जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी तो वो क्या कहलाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएगी। और कब लगाएगी, जब उसको लिबरलाइजेशन दिखाई देगा, यानी कि उदारीकरण दिखाई देगा व्यापार और इन्वेस्टमेंट दोनों का। ठीक है, तो क्या हो गया, यही क्या हो गया, यही तो वैश्वीकरण हो गया, यही तो ग्लोबलाइजेशन हो गया। क्लियर है कंसेप्ट कि उदारीकरण का डायरेक्ट रिलेशन वैश्वीकरण से कैसे है? क्लियर है? चलिए अब देखें, बहुराष्ट्रीय कंपनी की गतिविधियों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनी तेजी से बढ़ रही हैं उसके द्वारा ही विदेशी व्यापार में हमें तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है।
अधिक निवेश व व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ है। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हुआ और उसी के द्वारा विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ, यानी कि विभिन्न देश एक दूसरे के साथ जुड़ गए प्रोडक्शन को लेके। इससे विश्व के देश एक दूसरे के और ज़्यादा निकट आ रहे हैं और इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता पहुंचा रहा है। आपसे पूछा जाए कि व्यापार और निवेश का उदारीकरण वैश्वीकरण में कैसे मदद करता है, कैसे सहायता पहुंचाता है, ये सारे फैक्ट्स आपको लिख देने हैं। पहले तो आपको ये लिख देना है कि उदारीकरण होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद उदारीकरण से क्या क्या होता है, वो सारी बातें लिख देनी है बस। ऑलराइट, तो जल्दी से चेक करके बताइए आप सभी ने लाइक किया है कि नहीं, शेयर किया है कि नहीं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर तीनों काम नहीं किए हैं तो जल्दी से तीनों काम कीजिए और अगर अभी तक जितना हमने पढ़ा है, जितने क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किए हैं, उनमें कहीं भी कोई भी डाउट हो, एक शब्द का भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। क्या पूछा गया है? विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, यहां दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखें, विदेश व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं। विदेश व्यापार का मतलब क्या है? यानी कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में व्यापार हो रहा है। ठीक है, व्यापार हो रहा है, आर्थिक क्रिया हो रही है, तो आर्थिक रूप से दुनिया के देश एक दूसरे देश के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो विदेश व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं और उनका क्या होता है, उनका एकीकरण होता है। इसे समझने के लिए मोबाइल फ़ोन का उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमसे पूछा था, उदाहरण बताओ। ठीक है, बता देते हैं उदाहरण। अब देखो भाई, मोबाइल फ़ोन का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, तो क्या है, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मुख्य कंपनियां अमेरिका और यूरोप में है। ज़्यादातर कंपनियां बिल्कुल है अमेरिका और यूरोप में है। ठीक है, अब इन देशों में उत्पाद का डिज़ाइन तैयार होता है। ठीक, अमेरिका और यूरोप क्या करते हैं, अमेरिका और यूरोप प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करते हैं कि भैया इस डिज़ाइन का जो है मोबाइल बनना चाहिए। ऑलराइट, अब देखें, मोबाइल के अलग अलग पार्ट पूर्वी एशियाई देशों मलेशिया, चीन और ताइवान में बनते हैं। ठीक है, तो मलेशिया, चीन और ताइवान क्या कर रहे हैं, मलेशिया, चीन और ताइवान उस मोबाइल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको डिजाइन कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं और उन्हें चीन या भारत में असेंबल किया जाता है। चीन और भारत क्या कर रहा है इस मामले में, चीन और भारत इस मोबाइल के जो डिजाइन की गई है और उसके जो पार्ट्स इन देशों में बने हैं क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है, यानी कि उन पार्ट्स को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, फिर अब भाई असेंबल हो चुका है मोबाइल, यानी कि ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट है ये, फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है कि अमेरिका और यूरोप ने इसकी डिज़ाइन तैयार करी, अमेरिका यूरोप के कई देशों ने अलग अलग मोबाइल कंपनीज के डिज़ाइन तैयार करे, मलेशिया, चीन और ताइवान ने पार्ट्स बनाए, चीन और भारत ने मिलकर इन पार्ट्स को असेंबल किया, फाइनल प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाके बिक गया। तो यह उदाहरण जो है विश्व के कई बाजारों के एकीकरण को दर्शाता है, विश्व के कई बाजारों के एकीकरण को दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, मलेशिया, चीन, ताइवान, भारत ये आपस में मिले, इन लोगों ने साथ काम किया, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो क्या हुआ यहाँ पर, इन देशों के बाजारों का एकीकरण हुआ, इन देशों का बाजार एक हो गया एक प्रोडक्ट को लेके। ऑलराइट,
क्लियर हुई बात? हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज के 20 वर्ष के बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए, बता दो जल्दी से। जो वैश्वीकरण अभी हम देख रहे हैं वो भविष्य में भी जारी रहेगा और आज के 20 साल बाद की दुनिया कैसी होगी इसको आपको इमेजिन करना है, इसकी कल्पना करनी है। चलिए देखते हैं वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा, क्या कारण है। वैश्वीकरण के भविष्य में जारी रहने के कारण विश्व के विभिन्न देशों से वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी आदि का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। क्या है? वैश्वीकरण के भविष्य में जारी रहने के कारण विश्व के विभिन्न देशों से, अब सुनना ध्यान से, वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों, पूंजी आदि का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैम अभी तक आपने पढ़ाया है कि वैश्वीकरण में इन सब चीजों का आदान प्रदान होता है और अगर वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा तो इन चीजों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, फिर वो वैश्वीकरण कैसे कहा जाएगा? तो सोचो भैया, आज के 20 साल बाद की बात हो रही है। इसी वैश्वीकरण के कारण हर एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में पहुंची है, हर एक देश की वस्तु दूसरे देश में पहुंची है, हर एक देश की कैपिटल, हर एक देश का श्रम दूसरे देशों में पहुंचा है। यानी कि जब दुनिया के हर एक देश के पास हर एक चीज होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी होगी, अपने लोग काम करने के लिए होंगे, अपनी पूंजी होगी, ठीक है, किस तरीके से किस प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, किस चीज के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए है, सारी चीजें होंगी, तो कोई भी देश दूसरे देश पर डिपेंड क्यों होगा? आज के 20 साल बाद अभी आप खुद देखो, भारत देश में किसी चीज की कमी दिखाई देती है क्या? हमारे पास काफी सारी चीजें अब आ चुकी हैं, काफी सारी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, रोजगार के साधन भी हमारे देश में बढ़ रहे हैं। और आज के 20 साल बाद जब भारत में ही सब कुछ हो जाएगा, भारत में ही सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों होगा? है लॉजिक वाली बात, ठीक है। तो अब देखो, आज के 20 वर्ष बाद विश्व एक ही बाजार बन जाएगा, अलग अलग बाजार नहीं रहेंगे। फिर हम दुनिया के किसी भी कोने में स्थित कंपनी को अपना ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट की सुविधा के कारण, सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट, सबसे बड़ी सुविधा है ये। इंटरनेट की सुविधा के कारण हम किसी उत्पाद को अपने अनुसार फेरबदल करके मंगवा सकते हैं। यातायात के तीव्र साधनों के कारण कोई भी उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने से कम समय में डिलीवर किया जा सकेगा। यानी कि अब यहीं पर सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेट और मोबाइल और कॉल्स जैसी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट डायरेक्ट हो सकेगा, पर्सन टू कंपनी की बात ही नहीं रहेगी। सीधी बात है ये, या फिर एक देश से दूसरे देश के बीच की बात नहीं रहेगी, सीधा एक पर्सन दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करके, दूसरे बिजनेसमैन से कांटेक्ट करके वो चीज मंगा सकता है। तो बाजार अलग अलग नहीं रहेंगे, बाजार एक हो जाएंगे, क्योंकि हर देश में सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, एक कह रहा है कि जब से वैश्वीकरण आया है, ग्लोबलाइजेशन आया है, हमारा देश जो है, हमारे देश में विकास उतना नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता करी है। दूसरा एग्री करता है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है भारत का विकास हो रहा है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है कि वैश्वीकरण से भारत के विकास में मदद मिली है, यानी कि दूसरे पर्सन की बात से हम एग्री करते हैं। आज के युग में हम बिना वैश्वीकरण के उन्नति नहीं कर सकते थे, क्योंकि दुनिया के देशों से हमने संपर्क स्थापित किया, ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के कंसेप्ट को अपनाया, दूसरे देशों की चीज़ें हम अपने यहाँ लेके आए, अपने देश की चीज़ें दूसरे देशों को भेजी, तो क्या हुआ? पूंजी का आयात निर्यात हुआ, चीज़ों का आयात निर्यात हुआ, हमने धीरे धीरे विकास किया। हालांकि वैश्वीकरण से भारत के सामने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही नतीजे आए हैं।
परंतु लोगों ने सकारात्मक प्रभाव को कहीं अधिक महसूस किया है। बातें दोनों तरफ की हैं और हमेशा दोनों तरफ की बातें होती हैं, कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं तो कहीं नेगेटिव, लेकिन वैश्वीकरण के कारण हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा दिखाई देते हैं। भारत जैसे देश में जहां पूंजी की कमी है, जहां हमारे पास कैपिटल की कमी है तथा श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है, पैसा हमारे पास उतना नहीं है लेकिन हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, श्रम ज़्यादा हैं, तो वैश्वीकरण के कारण इनका उपयोग सही हो रहा है, क्योंकि हम दूसरे जहां हमारे पास श्रम ज़्यादा है तो हम दूसरे देशों में काम करने के लिए जा पा रहे हैं। दूसरे देश की कंपनियां हमारे यहाँ का श्रम देख के, सस्ता श्रम देख के अपने यहाँ जो है अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा रही हैं, अपनी कंपनी लगा रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, वैश्वीकरण में भारत को हम कैसे देखते हैं, भारत को जो है विकास की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ता हुआ ही देखते हैं। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। अब देखें, कोई भी देश अपने ही देश में सब कुछ पैदा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिसके यहाँ जो रिसोर्स होंगे उन्हीं को करके आप कर सकते हो, और पैदा नहीं कर सकता यानी कि जहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा, जैसी जलवायु होगी ऐसी चीजें जो हैं वहां पर उत्पादित होंगी। फिर अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीमा, बैंकिंग व खाद्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। एमएनसीज जो है किस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बीमा में, बैंकिंग में, खाद्य में, और इस प्रकार के निवेश देश के लोगों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित भी कर रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन बढ़ने के कारण कई छोटे उत्पादकों और श्रमिकों को नुकसान भी हुआ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने वैश्वीकरण के लाभों को साझा नहीं किया है। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की बात और है, तो सरकार को वैश्वीकरण को अधिक निष्पक्ष बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि प्रॉफिट सभी को हो। ऐसा ना हो कि समाज का एक वर्ग जो है वैश्वीकरण के कारण गर्त में चला जाए या उसको प्रॉफिट ना हो। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि समाज के हर एक वर्ग को प्रॉफिट हो, सभी विकास करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनको ही प्रॉफिट हो। जिनके पास कैपिटल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, समाज का जो गरीब वर्ग है, छोटे किसान है, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रॉफिट ना हो। तो हमें हमारे देश की सरकार को न्याय संगत वैश्वीकरण के कंसेप्ट को अपनाना चाहिए ताकि सभी का साथ हो और सभी का विकास हो। चलिए चलो भाई, खालिस्तान आ चुके हैं। एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में बीच बीच में कुछ वर्ड्स छूटे हुए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं एक एक लाइन को, ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, हर एक ब्लैंक के आंसर, हर एक खाली स्थान के आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो ध्यान से पढ़ना चालू कर दो पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। 2 दशक पहले की तुलना में, 2 दशक, 1 दशक यानी कि 10 साल, 2 दशक यानी कि 20 साल। ठीक, तो 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। ठीक, और यह खालिस्तान की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस प्रक्रिया से देख लेते हैं, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से, क्योंकि 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों की चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, किसके कारण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण। ठीक, फिर अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। ठीक है, दूसरे देश के प्रोडक्ट हमारे यहाँ के बिक रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि कई अन्य देशों के साथ खालिस्तान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। ठीक, तब तो हमारे बाजारों में दूसरे देशों की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की संख्या हम बाजारों में देखते हैं। हमारे यहाँ कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ब्रांड देखने को मिलते हैं।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है, उनके लिए क्यों फायदेमंद है? क्योंकि उनको यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ती कीमत पर मिल रहा है, सस्ता श्रम मिल रहा है, तो उन्हें क्या हो रहा है भैया? उन्हें हो रहा है प्रॉफिट, इसलिए तो यहाँ आके वो अपनी यूनिट लगा रही हैं। ठीक है, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसीलिए बढ़ते खालिस्तान, और खालिस्तान के प्रभाव का अर्थ है कि उत्पादकों के बीच अधिकतम खालिस्तान। देख लेते हैं। तो जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प, बढ़ती मांग और उम्मीदों के प्रभाव का अर्थ है कि उत्पादों के बीच अधिकतम क्या है? प्रतिस्पर्धा है। डिमांड बढ़ रही है, उम्मीदें बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गए अपने खालिस्तान। अब है सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी कुछ बड़ी बड़ी सी दिख रही है, पर मिला लेते हैं। तो देखना, बहुराष्ट्रीय 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इस साइड के कॉलम से इस साइड के कॉलम में कौन सी जोड़ी हमें सही मिलती है वो फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। मोटर गाड़ियां, जूते, चप्पल, खेल के सामान, कॉल सेंटर, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, व्यापार अवरोधक। और आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है। फिर विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। ठीक है, तो देखो भाई, इनको 1 2 3 4 5 या ABCD नाम दे देते हैं। ABCDE। ठीक है, और इसको 1 2 3 4 5 नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 ये नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मिला दो भाई। ABCDE की जोड़ी 1 2 3 4 5 में से किससे किसकी मिलेगी? देखा जाए। चलिए, देखो भाई, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दर पर कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान खरीदती हैं। फिर है आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है। व्यापार अवरोधक, अगर आयात पर कर लग रहा है, ठीक है, माल इंपोर्ट कराने पर टैक्स लग रहा है, कोटा का उपयोग किया जा रहा है, लाइसेंस का उपयोग किया जा रहा है, तो ये क्या है? व्यापार अवरोध है। फिर विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? वे भारतीय कंपनियां जिन्होंने दूसरी कंट्री में, विदेशों में, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी। फिर आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता करी है। कॉल सेंटर, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था इसका। फिर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। मोटर गाड़ियां कंपनियों ने जो है उत्पादन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। कैसे किया है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिका ने किसी मशीन के या किसी मोटर गाड़ी को डिजाइन किया। ठीक है, चीन ने उसके पार्ट्स बना दिए। ठीक, और मैक्सिको ने क्या किया? मैक्सिको ने उसको असेंबल कर दिया। तो ये क्या है भाई? ये क्या है? दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट के साथ काम हो रहा है, बाजारों का एकीकरण हो रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो सही जोड़ियां भी हो गई। अब सही विकल्प आते हैं। क्वेश्चन आंसर कर लिए, खालिस्तान कर लिए, सही जोड़ी। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए, तो सही उत्तर का चयन करना है। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। किसके बीच? देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। कंफ्यूज हो गए आप सभी? एक सी चीजें दिख रही हैं? तो सबसे पहले फाइंड करो कि पिछले 20 सालों में वैश्वीकरण के कारण सबसे ज्यादा आवागमन किन किन चीजों का देखा गया है। ABC, 3 ऑप्शन है आपके सामने। इस बार 4 ऑप्शन ही है, सिर्फ 3 ऑप्शन है आपके सामने। बता दो जल्दी से, देखा जाए।
चलिए, तो देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। किस किस का? वस्तुओं का, सेवाओं का और लोगों का। ठीक, क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू में, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? ठीक है, जो दुनिया के देश हैं उनमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसका सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? नए कारखानों की स्थापना, क्या एमएनसी नए कारखानों की स्थापना कर रही हैं, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, या स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, क्या कर रही हैं? सबसे अधिक देखा जाए तो सबसे अधिक जो है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर रही है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, जैसे कि मान लो कि यूके की कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत आई, क्यों आई? यहाँ की किसी लोकल कंपनी को देखा, यहाँ के लोकल मार्केट को देखा, यहाँ का सस्ता श्रम देखा, यहाँ का सस्ता रॉ मटेरियल देखा, तो ये सब चीज़ों से वो कनेक्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें उसको सस्ते दामों पर मिल जाएंगी, उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक कंपनी ऑलरेडी उसी के जैसा काम कर रही है, ठीक है, तो वो जो कंपनी भारत की है उसको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी और एक पूरी बिल्डअप कंपनी है। कोई भी दूसरी एमएनसी आएगी, उसको सब बना बनाया मिल जाएगा। वो क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी, बोलेगी भाई साहब हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में काम करेंगे। और जब उस एमएनसी का काम बढ़ जाएगा तो जो स्थानीय कंपनी है, लोकल कंपनी है भारत की, उसको दूर कर देगी और वो आगे बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किन के जीवन स्तर में? ठीक है, सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के, श्रमिकों के, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैश्वीकरण ने किसके जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? देखो, सोचो, बताओ, कमेंट करो। देखा जाए इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ना तो इसमें सभी लोग आते हैं, ना सभी विकसित देशों के लोग आते हैं, क्योंकि विकसित देशों के लोग, सभी लोग एक से तो नहीं है। ठीक है, विकासशील देशों के श्रमिकों के, जी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर 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 यहाँ पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता कि उपर्युक्त में से दो, तो ये 2 बातें हम ले सकते थे कि कुछ कुछ विकासशील देशों के श्रमिकों को लाभ पहुंचाए कि उन्हें रोजगार मिला है, और विकसित देशों के लोगों के कुछ लोगों को भी सुधार देखने को मिलता है। लेकिन सभी लोग इसमें शामिल नहीं हैं, इसलिए केवल एक ऑप्शन को यहाँ पर नहीं चुना जा सकता। इसलिए हम कहेंगे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑलराइट, चलिए, तो आज का ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके मुझे बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे सेशन को तुरंत ही ज्वाइन कर पाएँ। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।